आदाब नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। खास ये प्रोग्राम यानी कि मसाइल के अंबार सुनो सरकार में आज जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरें। जम्मू का रोपवे खास तौर पे जो शहर की टूरिज्म की शान था अब खंडहर में बदलता हुआ नजर आ रहा है। गुज़िश्ता माह यानी गुज़िश्ता महीने गुजरे हुए महीने में बारिश और बाढ़ ने पीरखो से लेकर के महामाया तक की जाने वाली इस रोपवे को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। और इस रोपवे से लोग जम्मू की तबई नदी और पहाड़ियों को देखते थे, वहाँ के नज़ारे से लुत्फानंदोज होते थे। अब उसी रोपवे के नीचे बर्बादी की दास्तान है, बर्बादी के जो मनाजिर हैं वो साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। और साथ में जो 2 मंजिला इमारत तक ये पूरी की पूरी जो पार्क है, टिकट काउंटर है, रेस्टोरेंट है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं अब तबाह नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे कई कैबिनों की शीशे टूट गए हैं और पिलरों को काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। पिलर्स टूटे हुए हैं। अफसरान का कहना है कि प्रोजेक्ट को दोबारा खड़ा करने के लिए करीब 6 करोड़ रुपए चाहिए। प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है लेकिन मंजूरी कब मिलेगी कोई नहीं जानता और इससे मुकामी लोगों के लिए रोज़गार पर भारी असर पड़ रहा है। आसपास के लोगों को टूरिस्ट की कमी खल रही है। मुकामी दुकानदारों का कहना भी है कि रोपवे बंद होने से उनका कारोबार ठप पड़ा हुआ है। सयाह यहाँ आते तो थे, उनका काम चलता था, लेकिन अब पूरी तरीके से नुकसान में है। जम्मू आने वाले सयाहों ने भी सरकार से मांग की है कि रोपवे की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए ताकि वो फिर से पीरखो में महामाया तक खूबसूरत से ये जो सफ़र था बहुत उससे लुत्फानंदोज हो सकें और जम्मू का टूरिज़्म फिर से पटरी पर लौट पाए। अब सवाल ये है कि क्या जम्मू का ये रोपवे का सपना फिर से उड़ान भर पाएगा या फिर से सरकारी प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगा जो कि फाइलों में अभी तक दम तोड़ रही है। इस समय हम पीरखो में मौजूद हैं जो कि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है और मंदिर के साथ ही एक रोपवे प्रोजेक्ट है। यानी जो भी श्रद्धालु टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं, मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्हें महामाया टेम्पल अगर जाना होता है तो इस रोपवे के सहारे जाते थे। ये कुछ टूरिस्ट हैं, बाहर से आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नारायण भट्ट। नारायण भट्ट साहब कहाँ से आए हैं? हम तो कर्नाटक से आ गए। ये से गोवा के बॉर्डर के पास है हमारा वो NPCL कईगा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन कईगा, उसके सामने हमारा गांव है। उधर से सभी देखने के जम्मू के लिए पहला बार आ गए। मेरा मिसेस के साथ 2 ही आए हैं। ये बहुत सुंदर है। हमारा सीखते थे जम्मू है तो स्वर्ग है, इसीलिए आए हैं। खुशी है कि गुफा देखने के लिए आए थे, मंदिर देखने के लिए आए थे। ये जम्मू तटी तवी का इसका देखने के आए थे। लेकिन क्या करूं, भगवान की इच्छा है, बरसात पड़ गई इसीलिए बहुत कष्ट से इधर से आ गए। उधर भी मंदिर देखने गए थे, वो भी बंद है। मतलब कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों यहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति थी। आपने देखा होगा नदी, तो यहाँ पर भी काफी नुकसान हुआ है। तो क्या सरकार से आप क्या चाहेंगे कि वापस वो सब चीजें दुरुस्त? मैं एक दुखी का बात है, भगवान ऐसा ही किया है हमको। ये जो पर्सन है, हम मंदिर देखने के लिए आए थे ना, तो रोपवे से जाना था। हाँ, रोपवे जाने के लिए क्या गिर पड़े तो हमारा वो जीवन में देखने के मिलते नहीं मिलते मालूम नहीं। ये बहुत दूर से आए ना, इसी सभी नदी ये गार्डन था, गार्डन सभी मिट्टी में हो गए हैं। मंदिर में कोई लोग नहीं है। उसके पार करे तो बहुत लोग आते थे, हम भी आते थे, लेकिन हम आ गए लेकिन जाने को नहीं जाते ना, रोप नहीं तो। अगला मेरा भी एक विनती, जल्दी से जल्दी हम सबको अच्छी होगा कि एक टूरिस्ट के लिए सभी वो झोला सेतु रोपवे चलना चाहिए वापस लगना। पैसा दे दीजिए, नहीं तो रिक्शा भी चाहे तो मालूम नहीं, वो करे तो भी बहुत अच्छी होगा। पैदल भी बहुत लंबा रास्ता है, सबको करे तो भगवान भी वो सरकार सभी अच्छे करे। मैम आप बताइए कैसा लगा यहाँ आकर? अच्छा, बहुत अच्छी। दर्शन किए हैं? दर्शन और भी इच्छुक हैं, कहीं और मंदिर भी जाना है? है। ठीक है। तो ये टूरिस्ट हैं, कर्नाटका से आए हैं, तो रोपवे ना होने की वजह से यहाँ पर दर्शन करके आप वापस लौट रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो रोपवे इस त्रासदी के बीच में जो जिसे नुकसान हुआ है
अब वो वापस जो उसे सरकार उसे जल्द से जल्द ठीक करे, ताकि यहाँ पर हजारों सैकड़ों जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो इस रोपवे का यानी पीर खो से महामाया तक जाने का जो रोपवे उसका आनंद ले सके। और खास तौर पर इस तरफ मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि बहुत ही कम ये दुकानदार देखिएगा यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपको खाली नजर आ रहा होगा, कुछ दुकानें खुली हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि यात्री यहाँ पर नहीं है, टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो बाढ़ जैसी स्थिति थी, यहाँ पर नुकसान पहुंचा, उस नुकसान के चलते कहीं ना कहीं इनका भी लॉस हुआ है, इनके व्यवसाय को जो है वो काफी फर्क पड़ा है। और अब रोपवे की उम्मीद है कि जल्द रोपवे चले ताकि इन लोगों को राहत मिले, यात्री आए, टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे, उस रोपवे का फायदा ले ताकि इनका भी व्यवसाय जो है यहाँ पर चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट गोकुल के साथ राही कपूर, जी मीडिया, पीर खो, जम्मू। पीर खो में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं जिनका व्यवसाय टूरिस्ट और तमाम उन यात्रियों के साथ जुड़ा हुआ था, ये हैंडलूम का इनका कार्य है। रोपवे बंद हो चुका है, काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है, तो इन्हीं से जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम संजीव गुप्ता है। गुप्ता साहब, ये बताएं कि पिछले दिनों काफी यहाँ पर त्रासदी हुई है, मंदिर के आसपास भी काफी नुकसान हुआ और सबसे बड़ा जो आपका इफेक्ट हुआ है वो रोपवे पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। कितना नुकसान उसको तो हुआ, तो आपको कितना झेलना पड़ा? बेसिकल क्या है, ये खाली बाढ़ की तरह से नहीं है, ये पूरा साल ही जो इस तरह का रहा है। पहले तो हमारे यहाँ जंग रही, जंग का माहौल रहा, 2 महीने काम खत्म हो गया। उसके बाद ये बारिश का माहौल रहा, उसके बाद काम बंद हो गया, फिर यात्राएं बंद हो रही हैं। अभी भी आज 5 से 7 तक यात्रा बंद की हुई है। जब इस तरह की यात्राएं बंद रहेंगी, टूरिस्ट तो वैसे भी नहीं निकलेगा। जो एक टिकट करवाएगा उसको पता है यात्रा बंद हो गई तो वो टिकट कैंसिल करवा देगा। तो उसके तहत जो लोग हैं, वैसे भी अदर स्टेटों ने अपने पब्लिक को कहा हुआ है कि आप अपनी रिस्क पे जा सकते हैं, रिस्क के बिना नहीं आप जा सकते हैं। इसीलिए यात्रा तो बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। अब साल हो गया हमें, ये साल समझो खत्म होने वाला है, भूखे मर रहे हैं। जहाँ पे काम के नाम पे जीरो है। रोपवे जब चलता था तब फिर लोगों का आना जाना? नहीं, रोपवे जो चलता था ना, ये बेसिकल पहले ही इन्होंने थोड़ा गलत लगाया था। रोपवे इनको मुबारक मंडी से लेके जहाँ से फिर ममाया से बाबा लगाना चाहिए था। इन्होंने जो आधा छोड़ा हुआ है, ये इनका प्रोजेक्ट है मुबारक मंडी से। अगर मुबारक मंडी से भी लगवा देना, उससे थोड़ा संख्या बढ़ सकती है, उससे टूरिस्ट की संख्या बढ़ सकती है कि मुबारक मंडी किला है, किला भी लोग देखेंगे, इसी बहाने रोडवे का भी जो कार्य चलेगा। पहले जब रोडवे लगाया तो रेट जो कम थे, अब इन्होंने रेट बड़े हाई कर दिए, इसीलिए टूरिस्ट आता नहीं है। जो सर, अब तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। अभी हम अब तो टोटली खत्म हो गया है, अब तो टोटली खत्म हो गया। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट अब नहीं बनाएगी इसको, क्योंकि वो फंड नहीं है, फंड कहाँ से लाएंगे वो हमारे। वैसे आपकी अपील क्या गवर्नमेंट से? कि गवर्नमेंट से अपील यही है कि एक तो पीरको का मोहल्ला सुधारे। ये देखिए, आपने रोड भी देखे होंगे आते हुए, पूरे रोड का सत्यानाश हुआ है। जहाँ पे आपने देखा होगा अभी तक कितना मलबा पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। जहाँ पे तो सरकार के नाम की कोई चीज नहीं है। तो अब गंडोला बंद हो गया, इसको भी जल्द से जल्द शुरू करें तो चलो आती है। एक तो तरासी जहाँ पे आई थी 1988-99 में, तो उस टाइम कब पानी काफी आया था। बस जीबल हमारा जहाँ है, जीबल वगैरह सारे जहाँ पे पानी आया हुआ था। उसके बाद अब 2025 में आई है। तो चलो, मालिक की जो करनी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम लोगों की क्या करनी है वो हमने करना है। हमारी सरकार क्या चाहती है, उनको चाहिए कि जो हमारी पब्लिक को जो डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरा करें, और इसको गंडोले को भी शुरू करें, हमारे एरिया को भी शुरू करें, टूरिस्ट को कैसे बढ़ाना है वो भी शुरू करें। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये हमारे साथ गुप्ता साहब थे, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि एक तो त्रासदी आई है, नुकसान हुआ है, और इस नुकसान के साथ साथ इनके व्यापार को कितना फर्क पड़ा है वो इन्होंने बताया है। तमाम यात्राएं बंद हैं, लगातार एडवाइजरीज आ रही हैं। जैसे यहाँ पर रोपवे गंडोला था, प्रोजेक्ट था, वो बंद हो चुका है। और इनकी यही अपील है सरकार से कि इस गंडोला प्रोजेक्ट को एक तो मुबारक मंडी से स्टार्ट किया जाए, दूसरा इन्होंने ये कहा कि ये जो अभी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है इसे सरकार जल्दी से ठीक करे, ताकि वापस से यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना जो है वो रहे, तमाम यात्री यहाँ पर आए और इनका भी व्यवसाय जो है वो चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट गोकुल के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। इस समय मेरी मौजूदगी है जम्मू का ऐतिहासिक मंदिर पीर खो, और पीर खो में जो रोपवे बनाया गया था, यानी जो रोपवे स्टेशन है, वहां पर इस समय मेरी उपस्थिति है।
पिछले दिनों आई बाढ़ जो कि तवी नदी ने विकराल रूप धारण किया था और इस रोपवे को बेहद नुकसान पहुंचा है, यानी करोड़ों रुपए का नुकसान हम जो है वो कह सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। अब आप ये देखिएगा तस्वीरें, ये हम इस समय जिस रोपवे के पास खड़े हैं, ये सब कुछ तहस नहस हो गया था। ये मिट्टी कीचड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुर्सियां, ये तमाम पार्ट्स सारे डैमेज हो चुके हैं। और ये रोपवे देखिएगा जिसके थ्रू यहाँ से गंडोले को उस मंदिर तक यानी महामाया मंदिर तक भेजा जाता था, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। ये एवीआर रूम, तमाम सब चीजें जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज हो चुकी हैं। मैं गोकुल से कहूंगा वो आगे भी दिखाएंगे। ये देखिएगा, ये पूरा जो कैबिन्स होते हैं, ये कैबिन्स पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं, टूट चुके हैं, क्योंकि ये देखिएगा इनकी काफी एक्सपेंसिव, काफी हाई कास्ट होती है। यहाँ पर हालांकि कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिएगा कि ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरीके से ये पूरी तरीके से टूट चुके हैं और डैमेज हो चुके हैं। ये जो प्रोजेक्ट है पीर खो से महामाया मंदिर, अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ये रोपवे यहाँ से चलता था और ये प्रॉपर जो सामने आपको वो पहाड़ी नजर आ रही है, वहां पर महामाया टेम्पल है। आप वो देखिएगा, अगर थोड़ा सा क्लोज करके गोकुल जो है वो दिखाएं, ये महामाया टेम्पल है। यहाँ तक जो है ये रोपवे चलता था, यानी जो भी टूरिस्ट यात्री पीरखो भवन दर्शन करने आते थे वो यहाँ से गंडोला राइड करके सीधा मंदिर की तरफ जाते थे, यानी महामाया मंदिर जो पहाड़ी पर वो नजर जो है वो आपको आ रहा है। और जो महामाया आते थे वो यहाँ से पीरखो, यानी ये 2 लाइन है, एक तो यहाँ से है, दूसरा है बहू से महामाया, महामाया से बहू, और इस तरीके का एक रूट बनाया गया था जो बहू से महामाया चलता था, महामाया से फिर यहाँ पर पीरखो की तरफ। हालांकि वो लाइन जो है वो सुचारू है, वो चल रही है, इसको काफी नुकसान पहुंचा है। अभी इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये ऊपर देखिए कि तमाम जो यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं वो काम तो कर रहे हैं, हालांकि कुछ अधिकारियों का वो कहना है कि यहाँ पर जो है वो इस काम को करने के लिए लगभग काफी पैसे की जरूरत है, यानी लगभग 6 करोड़ रुपया चाहिए इसको वापस वो करने के लिए। सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, लिखा गया है, लेकिन भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर उस त्राटसी में हुआ, जो बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बने थे, तवी नदी। और मैं इस तरफ आपको तवी नदी का भी एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये तवी नदी का व्यू है। अभी भी इसमें जल स्तर जो है वो काफी ज्यादा है। तवी नदी आपको दूर दूर तक देखिएगा। ये सिद्रा वाला ब्रिज है पीछे, और ये पानी का बहाव, और आप अंदाजा लगाइएगा, सोचिएगा, सोचने पर मजबूर कर देता है कि यहाँ पर उस समय क्या स्थिति रही होगी जब विकराल रूप धारण किया। ये पूरा पानी काफी हाइट तक, यानी लगभग 20 से 25 फीट तक जो है वो पानी यहाँ ऊपर तक गया है, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में साक्षी हैं, ये गवाही दे रही हैं। यहाँ के हालात देखकर ये पता चल रहा है कि किस तरीके की सिचुएशन हुई होगी। अगर यहाँ से मैं गोकुल को कहूंगा कि बाहर भी आपको एक नज़ारा जो है वो जरूर दिखाएंगे। आप देखिएगा कि ये पूरा रोपवे का यहाँ से जो भी टूरिस्ट आते थे, यहाँ पर टिकट काउंटर, तमाम सब चीजें एस्टेब्लिश थी, लेकिन ये पूरी तरीके से सारा के सारा जो है वो डैमेज हो चुका है। आगे आके भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास आपको करूंगा कि ये भयावह स्थिति थी वहां पे। गनीमत ये रही कि तब यहाँ पर कुछ लोग नहीं थे, स्टाफ ने मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। तो पूरी तरीके से ये करोड़ों रुपए का नुकसान इस बाढ़ की वजह से, जो पिछले दिनों आपदा जैसी सिचुएशन जम्मू के अंदर हुई थी, जिसमें ये इलाका भी सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। और आज कहीं ना कहीं यात्रियों की, उन टूरिस्ट जो पर्यटक हैं और तमाम जो मुकामी लोग हैं यहाँ के, जिनका व्यवसाय जुड़ा हुआ है, उनकी भी डिमांड है कि इसे जल्द ठीक किया जाए ताकि ये वापस यहाँ से सुचारू हो, और सुचारू होने के बाद लोगों को एक सुविधा मिले और इनका रोजगार भी जो है वो यहाँ पर चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट गोकुल के साथ राही कपूर, जी मीडिया, पीर खो, जम्मू। कहते हैं कि तालीम रोशनी है, लेकिन पुलवामा के बेहद खूबसूरत और दूर दराज इलाके बांजरन संगरवानी में तालीम अंधेरे में डूबी हुई है। क्यों डूबी हुई है? कच्ची दीवारें हैं, टूटी हुई छतें हैं, कीचड़ से भरे हुए कमरे हैं, और इन्हीं कमरों में बैठ करके बच्चे अपना मुस्तकबिल गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह इलाका ज़िला पुलवामा का आखिरी गांव है जहां लोग सादगी से ज़िंदगी बसर करते हैं। ज़्यादातर मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखते हैं, लेकिन वो सपना अब धीरे धीरे टूट रहा है। वजह है सरकारी प्राइमरी स्कूल बांजरन में 40 बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, एक कमरा है, टूटी हुई छत है, और इस
पुरानी मिट्टी के मकान में, दूसरा एक अस्थायी टिन शेड में यहाँ पढ़ाई होती है। बारिश होती है तो बच्चे घर में ही रह जाते हैं क्योंकि पानी सीधे क्लासरूम के अंदर टपकता है। और मुकामी लोग ये कहते भी हैं कि 2019 में स्कूल की बिल्डिंग की नींव रखी गई थी, लेकिन तब से लेकर के आज तक नींव वही है, ईंटें आगे नहीं बढ़ी। ये सिर्फ एक इमारत का मसला नहीं है, बल्कि इन बच्चों के सपनों का सवाल है। सरकार कहती है कि स्कूली बच्चे, खासतौर पे सरकारी स्कूल अब मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन संगरवानी में खासतौर पे बच्चों के पास आज भी पक्की क्लासरूम्स नहीं है, ना ही टेबल कुर्सियां हैं, ना ही सिक्योरिटी का कोई गारंटी है। मुकामी लोगों की मांग है कि सरकार इस मुद्दे को कम से कम संजीदगी से तो ले, क्योंकि अगर इस टूटी हुई छत के नीचे अपने बच्चे पढ़ते रहेंगे, सपने पलते रहेंगे, तो कल का कश्मीर कब मजबूत बनेगा। वहीं राजपुरा के एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने जब इस मामले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि स्कूल की इमारत समग्र शिक्षा योजना के तहत मंजूर हो चुकी है और जल्द ही काम शुरू होगा। लेकिन सवाल ये है कि कब तक बच्चे टीन की इस शेड में भीगते रहेंगे और अपने सपने और इनका भविष्य सूखता रहेगा। इतनी अच्छी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड की, लेकिन एज़ कम्पेयर टाउन से गांव में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की कमी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, 2009 में इसकी बिल्डिंग सैंक्शन हुई, लेकिन अभी तक टू मच अनफॉर्चुनेटली इसका काम नहीं लगा, अभी तक ये बिल्डिंग नहीं बनी। और रेंटेड बिल्डिंग में अभी तक स्कूल चला रहे हैं 2009 से आज तक। PMPVG कुछ स्कीम के तहत इसका अप्रूवल के लिए भेजा है, और वो अप्रूवल उसका आ जाता, काम लगता, तो यहाँ पे 40 बच्चे अच्छा खासा रोल है, तो वो भी अपना तालीम अच्छे से चला सकते थे। मजदूरी करता हूँ, हमारे बच्चे जो हैं, हम चाहते हैं गवर्नमेंट से यही कि हमारे बच्चे आगे जाके कुछ पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम कर सकें। हमने खुद मजदूरी की है, हम ये जानते हैं कि हमारे बच्चे अब इस हाल में ना रहें, इसलिए गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग का कुछ न कुछ तवज्जो करें ताकि ये बिल्डिंग अच्छी से बन सके, हमारे बच्चे भी सही तालीम हासिल। बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर तालीम जरूरी है। सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो जो है तालीमी निजाम में काफी ज्यादा तब्दीली कर रहे हैं ताकि बच्चों को बेहतर सहूलियत मिले और उन्हें जो है बेहतर तालीम मिल पाए। इस वक्त हम जिला पुलवामा के बंजरन संगरवनी इलाके में मौजूद है और मेरे पीछे जो है आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक रेंटेड स्कूल है और इस स्कूल में करीबन 40 बच्चे जो है वो ज़ैर तालीम है। एक तो ये एक रूम है और वो जो आप टीन का शेड देख रहे हैं ये दूसरा रूम है, और दो जो ये कमरे हैं इनमें करीबन 40 बच्चे जो है अपनी तालीम जो है वो हासिल करते हैं। इस बिल्डिंग की हालात इतनी खस्ता है कि बारिश जब भी इलाके में होती है तो बारिश का पानी जो है सीधा जाके क्लासरूम में घुस जाता है, जिससे कहीं ना कहीं पे जो बच्चे यहाँ पे ज़ैर तालीम है उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो इलाके के लोग जो है वो हुकाम से गुजारिश कर रहे हैं और जिला प्रशासन से जो है गुजारिश कर रहे हैं कि इसकी ओर तवज्जो दी जाए और स्कूल के लिए जो है एक नई बिल्डिंग बनाई जाए ताकि इस दूर दराज इलाके में भी जो ये बच्चे इस स्कूल में ज़ैर तालीम है उन्हें जो है बेहतर तालीम मिले और उसके साथ साथ उन्हें फैसिलिटीज भी यहाँ पे मिले। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर की सरकार जो है इन लोगों की इस मांग को पूरा करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। श्रीनगर जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ चल रही स्मार्ट बसें लोगों की स्मार्ट परेशानियों की वजह भी बन रही है। जहाँ एक और ये बसें ट्रैफिक घटाने और सफ़र को आसान बनाने के लिए शुरू की गई थी, अब ओवरलोडिंग, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी की शिकायतें आम होती जा रही है। लोगों का कहना है कि बसों में बैठने तक की जगह नहीं रहती, रोज़ाना लोग ठसाठस खड़े रहते हैं और सफ़र करते हैं। श्रीनगर के मुकामी लोग कहते हैं कि महीने में 7-8 बार सीट मिल पाती है। जाहिर है कि 30 और 31 दिनों का महीना होता है तो 6-7-8 मरतबा अगर सीटें मिलती हैं तो इसका मतलब ज़्यादातर टाइम सीटें नहीं मिलती है, बाकी दिन बस में खड़े रहना पड़ता है। और अब बस चालक ऐसे तेज़ चलाते हैं जैसे रनवे पर जहाज़ दौड़ा रहे हो। मुसाफिरों की सिक्योरिटी की किसी को परवाह नहीं है, यानी शहर की सड़कों पर स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है, आवाजाही का डर रहता है और ऐसे में हादसे का खतरा, क्योंकि बैटरी से चलने वाली ये बसें इतनी साइलेंट हैं कि पैदल चलने वाले को भी पता नहीं चलता कि बस कब पास से निकल गई और हादसे भी हो गए।
लोगों की मांग है कि इन बसों की स्पीड गवर्न किया जाए, इनके ऊपर रोक लगाई जाए और ओवरलोडिंग पर सख्ती हो। ड्राइवर्स की ट्रेनिंग सही तरीके से दी जाए। हालांकि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कार्रवाई हो रही है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पिछले 3 महीने में 500 से ज़्यादा चालान काटे गए हैं और जो भी रूल्स तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि जब स्मार्ट बस ही गैर महफूज लगे तो स्मार्ट सिटी का भरोसा कौन बचाएगा। स्मार्ट बसें आमतौर पे जम्मू और कश्मीर, खासतौर पे श्रीनगर और जम्मू में ये बसें आपको नजर आएंगी। हालांकि पहाड़ी इलाकों में आज भी ये बसें नहीं हैं। 2 तरह की बसें हैं जो इंटर सिटी चलती है, एक शहर के अंदर चारों तरफ हर सड़क पे चलती है, और एक बसें वो है जो इंटर डिस्ट्रिक्ट चलती है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं। ये बसें आमतौर पे हादसात को दावत देती हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, इस वजह से आवाज़ यानी नॉइजेस ज़्यादा पैदा नहीं होते, जिसकी वजह से आम लोगों को सड़क पार कर रहे बच्चों, बुजुर्गों, औरतों को पता नहीं चल पाता। काफ़ी तेज़ ये बसें चलती है और एक जगह से दूसरी जगह इनको सफ़र करने के लिए बहुत तेज़ जाना भी पड़ता है। लेकिन इसमें कई सारे मसाइल हैं। नंबर 1 कि इन बसों में लोग बहुत ज़्यादा भरे हुए रहते हैं और लोगों की बड़ी तादाद इन बसों के ज़रिए सफ़र करती है। क्योंकि बसों की जो तादाद है वो बहुत कम है, बस उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप ये कह सकें कि फ्लो इसका बहुत ज़्यादा हो। तो बसों की तादाद कम है, जिसकी वजह से ज़्यादा सवारियां पैदा होती हैं और इन बसों में सफ़र करती है, और इन सवारियों को खड़े रहना पड़ता है ज़्यादातर, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक के जो मुसाफिर होते हैं आमतौर पर पहले बैठ जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब ये बसें काफ़ी तेज़ चलती हैं, सवारी खड़ी है, इसमें बुजुर्ग भी होते हैं, महिलाएं भी होती है, बच्चे भी होते हैं, और वो लोग भी जो मरीज़ हैं, बीमार है और दूसरी बसों में सफ़र नहीं कर सकते। हर एक के पास कार नहीं होती, हर एक के पास मोटर बाइक नहीं होती, और हर एक के पास कोई भी लग्जूरियस लाइफ हो कोई ज़रूरी नहीं है, तो इन बसों का सहारा लेना पड़ता है। सवाल यह है कि ऐसे में जब ये बसें काफ़ी तेज़ चलें, हादसे को दावत दी जाए, और ऐसे में ये मुसाफिर जो खड़े रहते हैं हमेशा एक लंबे डिस्टेंस के लिए, तो प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होती हैं। ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि पावर ब्रेक की वजह से लोग एक दूसरे से टकराते हैं और ऐसे में प्रॉब्लम या परेशानियां पैदा होती हैं। शहर श्रीनगर में कई सारी डेवलपमेंट्स की गई, चाहे हम वहाँ पे सड़कों की बात करें, फुटपाथ्स की बात करें, यहाँ पे पार्क्स को डेवलप किया गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स हैं वो लगाए गए, नए ब्रिज बनाए जा रहे हैं, ब्रिज की फेंसिंग की जा रही है। कई सारी सहूलियात को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर श्रीनगर में इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें एक सबसे बड़ा एक कंटेंट अगर हम देखें तो वो हमें यहाँ पे स्मार्ट सिटी बसेस देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों तादाद में जो यहाँ के लोग हैं उनको फ़ायदा हुआ, इसमें कहीं पे कोई शक नहीं है। रिसेंटली सरकार की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया, जिसमें बताया गया कि जो भी ख्वातीन हैं अब उनको स्मार्ट सिटी बसेस में चढ़ने के बाद कोई फेयर नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, और उसको लेकर जो है जम्मू कश्मीर की आवाम ने बड़ा एक कह सकते हैं कि एप्रिसिएशन भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम है जिसमें खासतौर पर ख्वातीन को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और जो ख्वातीन एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, या स्कूली बच्चों की अगर हम बात करें तो उनको बड़ा फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन रिसेंटली कई ऐसी जो खबरें जो हैं वो मौसूल हो रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि खासतौर पर इन बसेस में अब बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग देखने को मिलती है, और जो इनके लिए मुंतखब जो स्टैंड्स है वहाँ पर ये बसेस नहीं रुकती हैं, जिसकी वजह से जो ख्वातीन यूजुअली उन बस स्टॉप्स पे इंतज़ार करती हैं, लेकिन वहाँ पे उनको कोई गाड़ी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो उनके लिए एक सहूलियत पैदा हुई थी वही अब उनके लिए एक तशवीश का सबब बन गई है। हमारे साथ यहाँ पे एक ख़ास मेहमान है जज साहब, क्योंकि आप सहाफ़ी भी हैं और डेफिनेटली आपकी फैमिली भी है। आपने जब यहाँ पे स्मार्ट सिटी बसेस में देखा कि अब ख्वातीन को फेयर्स नहीं देने पड़ रहे हैं, उनकी आमदरफ्त काफ़ी ज़्यादा आसाइश हो चुकी है उसमें, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद बन गई है। आज की डेट में बताया जा रहा है कि अब वही ख्वातीन इससे ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, या अगर हम उन स्कूल में बच्चों की बात करें जिनके सामने ये बसेस नहीं रुक रही हैं, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक वेलकम स्टेप था जब यहाँ पे ये ऐलान कर दिया गया कि ख़वातीन के लिए अब कोई फेयर नहीं होगा जो स्मार्ट बसेस में आप सफ़र करेंगी। पहले क्या मैं अपनी ज़ाती तौर पे अपनी राय बताऊँ आपको कि जब इस बात का ऐलान किया गया तो मैंने उसी दिन मेरी मिसेस जो है, मैंने कहा कि अब तुझे किराया मांगने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुझे कहीं जाना है तो किराया मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो हंसी और हंस के कहा कि बिल्कुल आपका कहना सही है। लेकिन वक्त गुजरता गया, आज मेरी मिसेस जो है वो बिल्कुल इनकार कर रही है इस बात से। वो कह रही है कि मैं इस बस में नहीं चढ़ूँगी, क्योंकि जब ख़वातीन, हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर ये शिकायत आ जाती है कि जब ख़वातीन स्टॉप पे खड़ी हो जाती है, जहाँ पे हमारे ड्राइवर हजरात स्मार्ट सिटी के देखते हैं कि यहाँ पे
खवातीन खड़ी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें इनसे पैसा वसूल नहीं करना है। ड्राइवर साहिबान अगर गाड़ी खाली भी हो तो वो रुकने की जहमत नहीं करते हैं। ये शिकायत आज आम शहर में है। तो इस तरह के इकदाम अगर सरकार उठाती है उसके बाद फौरी तौर सरकार को ये देखना लाजमी बनता है कि जो अहकाम सादिर किए गए उन अहकाम पे क्या ज़मीनी सतह पे यहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि जो हमारी खवातीन होती है अक्सर बेशतर अगर आप थोड़ा सा अपनी मिसेज हो या घर में बहन हो, आप थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो वो तकलीफ सा महसूस करती है, वो बर्दाश्त नहीं करती है कि ऊंची ज़बान में उसके साथ बात की जाए। इसी तरह खवातीन जब उन्हें गाड़ी नहीं रुकती है तो वो अपने आप को अजीब सा महसूस करती है कि भाई हमारी इज्जत ही नहीं है, अब ड्राइवर साहिबान अब रुकते ही नहीं है। यही वजह है कि अब खवातीन ज़्यादा अहमियत नहीं देती है इन गाड़ियों की। सरकार को फौरी तौर इस बारे में इकदाम उठाने चाहिए। और हम ये भी देखते हैं कि ओवरलोडिंग होती है जहाँ पे हमारे ड्राइवर साहिबान ये महसूस करते हैं कि मर्दों की भीड़ है तो वहाँ पे रुकना वो जायज़ समझते हैं क्योंकि उन्हें उनसे पैसा वसूल करना होता है। जब सीटें बराबर आ जाती है, गाड़ी भर जाती है, खवातीन जब जाती है कि उन्हें मालूम है कि इनसे अब किराया वसूल नहीं करना है। खवातीन जब जाती है तो गाड़ी भर के होती है तो वो खातून कहाँ जाएगी जिसके लिए सरकार ने ये मुफ्त सहूलियत रखी थी, वो नीचे ही आती है गाड़ी में। तो आपको नहीं लगता कि जो गाड़ियों की अभी तादाद है, अभी करीबन 100 के आसपास जायद हमें यहाँ पे बसेस देखने को मिल रही है, आपको लगता है कि इस तादाद को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो इस तरह की करंट शिकायत हमें देखने को मिल रही है, चाहे हम ओवरलोडिंग की बात करें या जिस कंजेशन की बात करें, तो इसमें कमी आ सकती है? देखिए, यहाँ पे सरकार ने पूरी अपनी जानिब से कोशिश की कि गाड़ियों की तादाद बढ़ाई जाए और उसके बाद गाड़ियों की तादाद बढ़ाई भी गई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप 3 गुना भी गाड़ियाँ बढ़ाएंगे वही सिचुएशन आपको नजर आएगी। देखना है कि ज़मीनी सतह पे कि जो खवातीन के साथ इस तरह का बर्ताव है उस बर्ताव को चेंज करने की ज़रूरत है। आपके ड्राइवर साहिबान हैं, स्ट्रिक्टली जब आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे कि आप खवातीन को नहीं उठा रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, डेफिनेटली ड्राइवर रुक जाएगा। और दूसरी बड़ी शिकायत यह है कि आप देखिए हमारे स्कूलों के नन्हे से बच्चे जो होते हैं वो सुबह जब निकलते हैं तो स्मार्ट सिटी गाड़ी जो है, मैंने खुद मैं इस बात का शाहिद हूँ कि बच्चे, स्कूली बच्चे खड़े थे कहीं पे स्टॉप पे खड़े थे, गाड़ी ने उल्टा वहाँ से रुक किया, बच्चों को छोड़ के आगे गाड़ी रुकी, वो बच्चे देखते रह गए। भाई ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं आप? अगर सरकार ने इस किस्म के इकदाम उठाए हैं, जहाँ शिकायतें करते थे हमारे स्टूडेंट्स शिकायत करते थे गाड़ी वाले हमारे किराया ले रहे हैं, वहीं पे यही बच्चे शिकायत करते हैं। अगर आप यकीन करेंगे जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो किराया मैं उनके हाथ में थमा देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये स्मार्ट सिटी की गाड़ी जो है वो रुकने वाली नहीं है। यानी कि आपका मानना है कि जो कहीं ना कहीं में लोगों के लिए सहूलियत पैदा की गई थी वो अब एक मसला बन चुका है, एक सबब ऑफ जिसे हम कह सकते हैं परेशानी का सबब बन चुका है। ये पब्लिक के लिए परेशानी का सबब बना है, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं बना है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी कि वो देखे कि जो भी अहकाम सादिर किए हैं उन्होंने क्या उस पर अमल हो रहा है। अगर अमल नहीं हो रहा है तो फौरी तौर आपको इकदाम उठाने की ज़रूरत है। भाई ड्राइवरों की आप तनख्वाह दे रहे हैं, आप उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी में खाली लेडीज़ है तो आप पैसा हमें वसूल करो। तो सरकार की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। सरकार इनको नहीं धमकाती है कि हमें चाहिए पूरा पैसा चाहिए आपकी गाड़ी में। उसमें सिस्टम एक खड़ा किया गया है सरकार की जानिब से जिसमें लेडीज़ हो तो वहाँ पे बिल्कुल इन्हें खुद मालूम होता है कि कितनी लेडीज़ थी यहाँ पे। बिल्कुल आजकल कंप्यूटराइज्ड ज़माना है, सारा कुछ महसूस होता है, सारा कोई गलत ये नहीं दिखा सकता है कि मेरी गाड़ी में खाली लेडीज़ बैठी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, चाहे हम सीटिंग्स की बात करें या जो इसमें पैसेंजर्स चढ़ते हैं उन सवारियों को बिठाने का तरीका अगर वो देखा जाए, चाहे हम फीमेल सीट्स को अलहदा कर पाएँ या मेल सीट्स को अलहदा कर पाएँ या बच्चों के लिए कुछ सीट्स मुंतखब करें, आपको लगता है कि कुछ अगर मैनेज किया जाता है तो जो ये लगातार शिकायतें लोगों की तरफ से मौसूल हो रही है स्मार्ट सिटी बसेस की तरफ से ये कम हो सकती है या इसके लिए कुछ और सजाजवाब करना पड़ेगा, चाहे हम उसमें क्वांटिटी जो है बसेस की उसमें अगर इजाफा करते हैं तो? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछली बार यहाँ पे एक और सर्विस लेडीज़ के लिए खुसूसी सर्विस का इनेकाद किया गया था। सेपरेट गाड़ियाँ थी लेडीज़ के लिए, उसमें खाली लेडीज़ चढ़ा करती थी। आज आप देखिए वो गाड़ियाँ कहाँ हैं यार। सरकार अगर कुछ स्टेप्स लेती है उसके बाद फॉलो नहीं कर पाती है। लोगों को सहूलियात देने का वादा तो किया जाता है लेकिन ज़मीनी सतह पे फिर उसको देखा नहीं जाता है। इसमें अगर 1 महीना लगातार ये देखा जाए कि क्या जो सरकार कह रही है क्या उस पर अमल हो रहा है, वैसा ही ग्राउंड पे हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार अपनी जानिब से कोशिशें कर रही है लेकिन वो कोशिशें नाकाम हो जाती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो इनसे मुंसलिक है वो अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, तकलीफ नहीं कर रहे हैं देखने की ज़मीनी सतह पर। अगर आप इस किस्म के इकदाम उठाएंगे तो इस पर काबू पाया जा सकता है, मज़ीद गाड़ियाँ मंगवाई जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो गाड़ियाँ चल रही है सफिशिएंट है, काफ़ी है, लेकिन उस पर अमल नहीं करना बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नहीं होगी।
क्योंकि लगातार जिस तरह से ख्वातीन की तरफ से ये दरख्वास्तें भी आ रही थी और उनकी तरफ से इस मसले को लेकर जो है लगातार उनकी तरफ से इस तरह के इनपुट्स आ रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। उसी तरीके से हमने भी कोशिश की है कि आप सब तक ये बात पहुंचे और सरकार तक खासतौर पर ये बात पहुंचे कि जो सहूलियात सरकार ने इन ख्वातीन के लिए रखी थी, चाहे हम स्मार्ट सिटी बसेस में ट्रैवल करना हो या उसमें फ्री फेयर्स रखने हो या उनके लिए सीटिंग की जो अवेलेबिलिटी है उसको मुख्तसर करना या उसके लिए अलग गाड़ियाँ रखना, कई सारे इकदाम जो है सरकार की तरफ से उठाए गए थे जिससे वुमन को जो है फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ज़मीनी सूरत हाल कुछ बरकस नजर आ रही है जहाँ पे मिसमैनेजमेंट एक बड़ा रीज़न बन रहा है, जिसकी वजह से जो ख्वातीन जिनसे इससे सबसे ज़्यादा फायदा मिलना था वही इससे सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है मुतासर हो रही हैं।